आप देखो 50 वर्ष की मेरी राजनीति है और मेरे परिवार का कभी कोई ग्राम प्रधानी तक मेरे नाम से नहीं लड़ा हो, न मैंने लड़ने के अनुमान। और हमने तो जो भी चुनाव लड़ा छोटे छोटे अमाउंट से, कभी 12,000, कभी 40-25 हजार। सबसे कम अमाउंट का चुनाव कौन सा? 12,000 में पहला चुनाव 12,000 में, दूसरा चुनाव 25,000, तीसरा 40,000 में। कभी अरे होता क्या, सारा कार्यकर्ता सब काम अपने आप, साइकिल उठाई, साइकिल की झंडा बांधा, पर्चा 1,000 पर्चा छपवाए, 4 गाँव बांटा मिला। 50 वर्ष की राजनीति में मैंने एक कच्चा बीघा भी जमीन कहीं देश में नहीं खरीदी हो आज तक। क्या कोई ऐसा जिसने कहीं कभी रजिस्ट्री ऑफिस जाने का अवसर नहीं मिला कि मतलब तो जो था पैतृक है उतना ही है, उसको बढ़ाने का भी। सर, मोदी जी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? एक बात कहने में ये संकोच नहीं, इसको आप चाटुकारिता में नहीं जाए। मोदी जी के कार्यकाल को मैं देश के लोकतांत्रिक इतिहास का स्वर्णिम युग। देखिए, देश को लिए सबसे बड़ा नुकसान तुष्टीकरण के चलते देश की राजनीति काफी प्रभावित। तो जब भी इमरजेंसी की बात आती है मन सिहर उठता है, क्योंकि एक कल्पना नहीं थी कि इमरजेंसी कभी खत्म होगी। राजनीति में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो सिर्फ चुनाव नहीं लड़ते, बल्कि राजनीति के बदलते दौर को देखते भी हैं। समाजवाद की राजनीति से लेकर बीजेपी के कमल तक का सफर, यूपी की सियासत के तमाम उतार चढ़ाव, सत्ता के गलियारों की अंदरूनी कहानियां और नेताओं के वो चेहरे जो जनता कभी देख नहीं पाती। हरदोई की धरती से निकला वो नेता जिन्हें लोग प्यार से ताऊजी भी कहते हैं। देश की राजनीति के पुराने चावल कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। अनुभवी, बेबाक और अपने अंदाज के लिए मशहूर, या यूं कहें कि राजनीति के धुरंधर, ये गलत नहीं होगा। तो हमारे साथ हैं पूर्व राज्यसभा सांसद और देश की राजनीति का वो चेहरा जिसने इमरजेंसी का दौर भी देखा और अब वर्तमान की जो आज की सोशल मीडिया की राजनीति है वो भी देखी। हमारे आज खास मेहमान है अशोक बाजपेयी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जो मैंने शुरुआत में आपके लिए एक बात कही, राजनीति के पुराने चावल, हो सकता है कि छोटा मुंह बड़ी बात होगी आपके लिए, लेकिन ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है आप पर। ये सही आपने कहा कि एक लंबा अंतराल हुआ है सार्वजनिक जीवन में काम करते हुए, तो ये कहा जा सकता है। क्योंकि मैं 77 में विधानसभा में आया, उससे उत्तर प्रदेश की जनता पार्टी की सरकार में मंत्री बना और आज लगभग 50 वर्ष हो रहे हैं कि सार्वजनिक जीवन में काम करते। और उससे पहले आपातकाल और विद्यार्थी राजनीति से लेकर एक लंबा सफर देखा है। तो इस नाते आपने जो कहा है वो अपने में एक पुष्ट होता है। तो सर, ये सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप उस दौर की राजनीति से जुड़े हैं जब राजनीति होती थी, राजनीति की जाती थी और राजनीति समझी जाती थी। तो आप चूंकि छात्र राजनीति से भी जुड़े हैं, तो राजनीति में आने का आपका जो कोई फैसला था वो क्या एक किस्सा था जिससे आपने ये फैसला लिया कि अब राजनीति में उतरा जाए? देखिए, हम लोग छात्र राजनीति से विद्यार्थियों के बीच काम करना, विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए विश्वविद्यालय में और विश्वविद्यालय के माध्यम से राजनीतिक दलों की संगठन शाखा से जुड़कर के, युवा शाखा से जुड़कर के काम करने का एक अवसर विद्यार्थी जीवन में था। देश में आपातकाल लगा, 19 महीने मुझे जेल में रहना पड़ा। जेल से निकलने के बाद उस समय ऐसा लगा कि अब हम लोगों को 2 ऑप्शन थे, क्योंकि मैंने उस समय एमए लखनऊ यूनिवर्सिटी से टॉप किया था। अच्छा। और ये प्राय था कि जो लोग टॉप करते थे उनको यूनिवर्सिटी में समावेश मिल जाता था उस समय, और जहाँ सहायक प्रवक्ता के रूप में फिर वो कंटिन्यू कर जाते, लेक्चरर हो जाते थे। तो ये था कि हमको यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना, कि हमारे जो एचओडी थे उन्होंने कहा तुमको रहना चाहिए। लेकिन मन में ये था कि हम समाज के लिए कुछ ज्यादा कर सकेंगे, विश्वविद्यालय में रह करके हम एक सीमित हमारा क्षेत्र रहेगा और सार्वजनिक जीवन में काम कर कोई बड़े पैमाने पर हम लोगों के बीच काम करेंगे। और एक सामान्य परिवार से आए थे, इसलिए सामान्य जनों की और ग्रामीण जनों की कठिनाइयों का भी दिमाग में एक खाका था कि हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं। तो मैंने सक्रिय राजनीति में आने का उस समय निर्णय हुआ। और मैं कहने में मुझे कोई संकोच नहीं, समय के साथ बहुत सारी चीजें बदली हैं। उस समय राजनीति की जो प्राथमिकताएं थी या राजनीतिक लोगों से जो अपेक्षाएं थी वो आज के तुलना में बिल्कुल अलग थी। उस समय राजनीति में को समाज सेवा से जोड़कर देखा जाता था। राजनीति में वही लोग आते थे जिनको सामाजिक जीवन में समाज के प्रति स्वभाव होता था, समाज के प्रति कुछ करने की इच्छा होती थी और सामाजिक कठिनाइयों के निवारण के लिए वो अपने को समर्पित करते थे। ऐसे लोग प्रायः राजनीति में आते थे। राजनीति में आडंबर कम था, दिखावा कम था, लोगों से जुड़ाव था, सीधा संवाद था, जनता के सुख दुख से जो जुड़ाव था
वो हमको अपने क्षेत्र के लोगों से, अपने जनपद के लोगों से सीधा जोड़ने का काम करता था। और आज की राजनीति, जैसा आपने कहा कि सोशल मीडिया की राजनीति, दो अलग अलग युग हैं। यहाँ पर बैठ करके सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी बात सारी देश दुनिया तक पहुँचा सकते हैं। हो ही रहा है, हो ही रहा है। घर में बैठ करके पूरी राजनीति हो जा रही। और उस समय न तो संचार संवाद के साधन थे, न तो ये मोबाइल फोन था, न हमारे पास इंटरनेट था, न डिजिटल युग था। हमको अगर किसी से संवाद करना पड़ता था, प्रायः उससे संदेश भेजकर या वहां जाकर उससे मिल करके उससे संपर्क करना होता था, या उसको किसी संदेश के माध्यम से बुलाकर उसकी बात हमारे पास आती थी। और उसके लिए जनता के सीधे जुड़ना होता था। हम लोगों को जनता के बीच, विधानसभा के साथ साथ जनता के बीच जाने के लिए समय निर्धारित रहता था कि इन दिनों हम आज इस ब्लॉक में रहेंगे, आज इस ब्लॉक में रहेंगे, और लोग आकर के वहाँ मिलते थे अपनी समस्या। लेकिन आजकल तो राजनीति पीआर कंपनियां कर रही हैं, नेता नहीं कर रहे हैं। नेता नहीं कर रहे हैं और सारी कंपनियां और सबका एक अलग अलग पूरा सेटअप बना हुआ है, इसी पे खर्च हो रहा है। क्योंकि सेवा से मतलब नहीं, कोई कष्ट नहीं उठाना। इस गर्मी के दिनों में कोई नेता से कहो क्षेत्र में जाकर 4 गाँव घूम के आए तो जाने को तैयार नहीं होगा। और कई बड़े बड़े नेताओं ने जो अपनी प्रस्तावित रैलियां भी प्लान की हैं, कुछ है, कई लोग तो वो कह रहे हैं कि थोड़ा गर्मी कम हो जाए फिर निकलते हैं। और मैं आपसे कहूं कि हम लोगों के पास तो उस समय गाड़ियां भी नहीं थी, चाहे जीप नहीं थी। जब हम लोग आए थे, शायद पूरी विधानसभा में 417 विधायक थे। मुश्किल से 20 विधायक ऐसे होंगे जिनके पास अपना वाहन होगा। बाकी सारे हम लोग आते थे, हरदोई से चलते थे, ये ट्रेन पे बैठते थे, 4 बार उतरते थे, 2 रुपया रिक्शा लेता था, आगे दारुसफा उतारता था, यहाँ तैयार होकर विधानसभा जाते थे। फिर जाना अगर हरदोई होता था, फिर रात की गाड़ी से हरदोई वापस होते थे। कोई ऐसे बसों से आना, बसों से जाना, ट्रेन से आना। तो उस समय संपर्क के लिए वाकई में आपको श्रम करना पड़ता था, लोगों से संपर्क कायम करने के लिए। इसीलिए पुराने नेताओं को जमीनी नेता कहा जाता है। जमीनी नेता इसलिए कहा जाता था, वो लोगों से जुड़े हुए थे कि हमारे किस कार्यकर्ता की व्यक्तिगत कठिनाइयां क्या है। किसी के अगर बेटा बीमार है, पत्नी बीमार है, वो बेचारा गांव में पड़ा हुआ, उसके पास उसका कैसे इलाज हो सकता है सीमित संसाधनों में, तो उसको लखनऊ ले आना, हरदोई ले जाना, जिला मुख्यालय के पर जाकर के सीएमओ से मिला। मतलब इतना व्यक्तिगत जुड़ाव होता था। बेटी की शादी, बेटे की शादी, इनमें जाना ही नहीं। इनको अगर लोगों को भरोसा होता है कि हमारा अगर जनप्रतिनिधि साथ होगा तो हमारी बेटी की शादी अच्छे से। लेकिन आजकल के भी नेता जाते हैं, लेकिन उसको इवेंट बना देते हैं। वो इवेंट बना करके, तब एक सेवा भाव का था। बहुत अंतर, ये परिवर्तन आया है। और मैं समझता हूँ ये युग परिवर्तन है, जनरेशन गैप है। सारी चीजें हम लोग जिस समय आए थे उस समय संचार और संवाद के संसाधन नहीं थे, इसलिए लोगों से जुड़ना पड़ता, साधन नहीं थे। कई बार साइकिल से जाना, मोटरसाइकिल से जाना, सारा दौरा मोटरसाइकिल। बरसात के दिनों में सारी कच्ची सड़कें थी, आज की तरह हाईवेज नहीं थे, बढ़िया सड़कें नहीं थी, कच्ची सड़कें, कंकड़ की सड़कें थी। उन सड़कों से निकलना होता था। कई बार पानी का जल भराव बरसात के दिनों में पूरा क्षेत्र में ऐसा होता जहाँ जाने का कोई साधन नहीं। कई बार हाथी जो क्षेत्र में थे, उन हाथी बांध करके उससे जाकर के दौरा किया, कई बार साइकिलों से किया, कई बार पैदल कीचड़ में निकल कर। तो ये उस समय का परिवेश था। आज तो सब संसाधन भी है, सुविधाएं भी हैं, बढ़िया हाईवेज हैं, अच्छी सड़कें हैं, सबके पास कई गाड़ियां, एक गाड़ी का सवाल नहीं। इसलिए अगर संपर्क करना चाहे तो अब कठिनाई नहीं। अच्छा सर, ये जानना चाहते हैं कि जैसे आप, जो आज की पीढ़ी है, उसने इमरजेंसी के दौर को सिर्फ किताबों में पढ़ा है, लेकिन आपने उस दौर को जिया है, आप जेल भी गए थे। उस दौर की ऐसी कौन सी घटना आपके जहन में है जो आज भी आपको याद है? देखिए, हम लोग जयप्रकाश जी के आंदोलन से जुड़े थे, और जब जयप्रकाश जी का नवनिर्माण आंदोलन प्रारंभ हुआ तो हम लोग उस आंदोलन से जुड़े। और मैं तो उन लोगों में था जो यहाँ से जाकर पटना गया, कदम कुआं में जयप्रकाश जी से मिला, और उनसे हम लोगों ने आग्रह किया कि बिहार से ज्यादा भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में आकर के आप, हम लोगों की जनता वहाँ की तैयार है, आप अगुवाई करें। और हम लोग उनसे निवेदन करने गए। लेकिन उस समय हमारा संपर्क कहीं न कहीं राजनीतिक जो शाखा थी उससे भी था। तो उन्होंने कहा नहीं, हम देखें पार्टीलेस डेमोक्रेसी। उस समय उन्होंने दलविहीन राजनीति की बात की कि हम किसी दलीय फंक्शन में नहीं जाएंगे, हम छात्रों का जब होगा तो हम लोगों ने कहा ठीक है, आप जब उस तरीके की स्थितियां होंगी। उस समय तक उनके मन में ये भाव था कि हम दलविहीन राजनीति करेंगे। लेकिन बाद में तो सारे राजनीतिक दल मिलकर के इकट्ठा हुए, तभी जाकर के कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो सका और कांग्रेस को सत्ता से विदाई हुई। लेकिन मैंने कहा कि इमरजेंसी में हम लोगों ने जिस तरह की यातनाएं झेली, जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया,
न लोगों से, घर के लोगों से मिलने, महीनों तक हम घर के लोगों से मिल नहीं सके। हमारी बीमार माँ आई और लौट के कई दिन तक लखनऊ में टिकी रही कि जेल में मुलाकात हो जाएगी, बिना मिले। अच्छा, परिवार वालों को भी नहीं मिलने? ना, नहीं मिलने थे, बीमार पड़ गई जा करके। हम लोग चिट्ठी भी सीधे घर नहीं भेज सकते थे, चिट्ठी भी जो जाती थी जेल में सेंसर होती थी, और सेंसर होने के बाद जाती थी। कोई ऐसी बात तो नहीं लिखी, वहां से भी जो पत्र आता था वो जेल में सेंसर होता था और उसके बाद आता था। कई तमाम सारे साथी बीमार पड़ गए, उनके इलाज के लिए बड़ा परिश्रम करके उन्हें अस्पताल तक भिजवाना होता था। तो जेल में ऐसे खट्टे मीठे बहुत सारे अनुभव हैं जिनमें हम लोगों ने देखा कि सार्वजनिक जीवन में काम करते हुए इस तरह का कभी कल्पना नहीं की थी कि देश में आपातकाल लगेगा और अपने ही देश में हम लोग इस तरह से जेलों में रहकर इतनी यातनाएं झेलने का अवसर मिलेगा। तो जब भी इमरजेंसी की बात आती है मन सिहर उठता है, क्योंकि एक कल्पना नहीं थी कि इमरजेंसी कभी खत्म होगी। हम लोग समझते थे अनंत काल के लिए लगता है जेल में ही रहना, बाहर से कोई समाचार नहीं मिलता था, जेलों के अंदर कोई सूचना नहीं मालूम होता था। कोई नेता, कहीं इंदिरा गांधी का कोई भाषण आ जाता था, कहीं किसी नेता का कानून अनुसार देश में अनुशासन कायम हो गया है, अब इसे लंबे समय तक इसको बनाए रखा जाए। ऐसा लगता था कि अब इमरजेंसी कभी नहीं करते, हम लोग को शायद जीवन यही बिताना हो। तो जब ये सूचना आप लोगों को मिली कि इमरजेंसी दौर खत्म हो गया, उस समय क्या अंदर आप लोग जो जेल में सब थे अंदर क्या एकदम कुतूहल हुआ कि और अब एक विश्वास नहीं हो रहा था कि इमरजेंसी खत्म होगी। लेकिन जब एकाएक ये हुआ कि इमरजेंसी खत्म हुई तो हम लोगों को निश्चित रूप से बड़ा उत्साह का संचार हुआ। और ये भी एक राजनीति की बड़ी घटना है कि बिना दल के, उस समय तक जनता पार्टी नहीं बनी थी, जनता पार्टी का गठन बाद में हुआ, जनता पार्टी की सरकार पहले बनी। इतना आक्रोश देश में इमरजेंसी को लेकर के था और शायद कांग्रेस के नेताओं ने इसका पूर्वानुमान नहीं लगा पाया। अगर पूर्वानुमान लगा लिए होते तो शायद इमरजेंसी नहीं खत्म होती। उनको लगा कि देश में अनुशासन कायम हो गया, जनता बहुत खुश है, इस समय चुनाव करा दो। शायद इस गलतफहमी में चुनाव की घोषणा हुई और उसके बाद जनता में जो आक्रोश था बड़े पैमाने पर, उसका नतीजा हुआ पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, सारा कांग्रेस का सफाया हो गया। स्वयं इंदिरा गांधी अपना चुनाव हार गई। मानते हैं कि वो एक काला अध्याय था भारत के इतिहास का, इमरजेंसी का दौर? निश्चित रूप से वो काला अध्याय था, हमारे लोकतांत्रिक इतिहास का काला अध्याय। देश की जब भी कभी इस पर चिंतन मंथन होगा कि हमारा जो देश का एक उभरता हुआ लोकतंत्र था, उस लोकतंत्र में कितना एक काला अध्याय कि जब एक लोकतंत्र को परिपक्व होने का समय था, उस समय जिस तरीके से लोकतांत्रिक शक्तियों को दमन किया गया और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर समाप्त करने का काम किया, तो एक बड़ा झटका था। लेकिन मैं बधाई देना चाहूंगा देश की जनता का, जिन्होंने उस आतताई सरकार को सत्ता से उखाड़ा ही नहीं, बल्कि तमाम जो लोकतांत्रिक शक्तियों पर प्रहार हुआ था उसको पुनर्स्थापित करने का काम किया। और उस समय की तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार जो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी थी, बधाई की। सर, जो आज का हमारा पॉडकास्ट है, हम ये चाहते हैं कि आज के पॉडकास्ट में हम, क्योंकि आप जैसे नेता, उस दौर के नेता बहुत कम रह गए हैं, बहुत कम है जो बात करते हैं या बहुत कम है जो लोगों से मिल पाते हैं और बहुत कम है जो इस समय जीवित हैं। तो वर्तमान की राजनीति में क्या चल रहा है सोशल मीडिया सब पर दिख रहा है, लेकिन आपके जो दौर की राजनीति है वो शायद कम लोग जान पाते हैं। तो आज हमारे पॉडकास्ट में चर्चा उसी पर ही होगी। सर, एक आपको मुलायम सिंह यादव जी का बहुत करीबी भी माना जाता था, आप उनके साथ कई जनसभाएं की हैं, कई बड़े बड़े इवेंट्स में आप लोग साथ में दिखे हैं। आप लोग की जो केमिस्ट्री थी दोनों के बीच की, एक दोस्ती या कहें, वो एक अच्छा, एक गहरा रिश्ता था। कैसे वो रिश्ता कैसे डेवलप हुआ आप दोनों के बीच? देखिए, जब वैसे तो इमरजेंसी के पहले से ही हम लोगों का संपर्क तो था, लेकिन जब इमरजेंसी से खत्म हुई, इमरजेंसी के बाद हम लोग निकले, तो 77 में मैं भी विधानसभा का चुनाव जीत के आया, मुलायम सिंह भी चुनाव जीत के आए, सरकार बनी। तो आप दोनों का लगभग राजनीति करियर साथ साथ का? नहीं, वो उससे पहले से वो उससे पहले वो पहली बार 67 में चुन करके आए थे। अच्छा। और उसके बाद फिर 74 में आए, फिर लेकिन 80 में हम लोग साथ आए, 77 में हम लोग साथ आए और सरकार बनी, वो सहकारिता मंत्री बने, मैं उच्च शिक्षा का मंत्री बना, उच्च शिक्षा और पर्वतीय विकास। तो साथ साथ सरकार में हम लोगों का काम करने का एक अवसर मिला। उसके बाद जनता पार्टी टूट गई, जैसा आपको जानकारी होगी कि 80 में ये बड़ा दुर्भाग्य था देश की राजनीति को, जनता पार्टी का टूटना। अच्छा। कि जनता पार्टी महत्वाकांक्षा के चलते, बड़े नेताओं के टकराव के चलते जनता पार्टी 2.5 साल में जितने अच्छे काम हुए थे, उस सब के बाद भी जनता पार्टी का टूटना ये देश के लिए दुर्भाग्य माना जाएगा। लेकिन अब जो नियति थी उससे हम अपने को कैसे अलग कर सकते थे। तो जनता पार्टी टूटने के बाद चौधरी चरण सिंह के साथ हम लोग अलग हुए और चौधरी चरण सिंह ने उस समय लोकदल बनाया और लोकदल का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को बनाया।
और उत्तर प्रदेश युवा लोक दल का अध्यक्ष मुझे बनाया, और हम दोनों की नियुक्ति एक दिन मोदी योगी चौधरी साहब ने की। अच्छा। हाँ, बल्कि चौधरी साहब जा रहे थे दिल्ली से बनारस काशी विश्वनाथ से, रात को 9 बजे करीब काशी विश्वनाथ गया, मैं स्टेशन मिलने गया तो मुझे अलग ले गए प्लेटफार्म पे। बोले अशोक, मैं जानता हूँ कि तुमसे अच्छा यूथ मेरे पास कोई लीडर नहीं, मैंने तुमको युवा लोक दल का अध्यक्ष बनाया, उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत संगठन खड़ा करना है और मेरे कंधे पे हाथ रख के रखे। और तो मैंने साथ साथ हम दोनों ने काम किया लोक दल में, और ये कहने में मुझे संकोच नहीं, उस समय आज के जितने बड़े नेता पिछली पीढ़ी के, वो सब उस समय युवा लोक दल के जिला अध्यक्ष थे या जिला मंत्री थे, जिनको मैंने स्थापित किया था। बाद में वो अधिकांश एमएलए और मंत्री बने, और चाहे वो समाजवादी सरकार रही हो, जनता दल की सरकार रही, उन सरकार में वो भागीदार रहे। तो एक बड़ा युवा संगठन प्रदेश में खड़ा हुआ, और इस बात से चौधरी साहब बड़े प्रभावित रहते थे। तो हम लोगों को तभी से काम, फिर उसके बाद जब समाजवादी जनता पार्टी, उसके बाद जनता दल बना, जनता दल में भी हम लोग साथ रहे। मुलायम सिंह प्रदेश के अध्यक्ष थे, मैं प्रदेश का महामंत्री था। उसके बाद समाजवादी जनता पार्टी बनी, उसमें भी मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे, चंद्रशेखर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैं उनका महामंत्री था। तो इस तरह संगठन में जब मुलायम सिंह ने समाजवादी जनता पार्टी तोड़ करके जनता समाजवादी पार्टी बनाई, तब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और मैं राष्ट्रीय महामंत्री उनका बना। तो इस नाते संगठन में एक लंबे समय तक उनके साथ काम किया, और जब सरकार बनी तो उनके साथ सरकार में भी रह करके, और सबसे बड़ी बात, उनको मेरे काम पर भी भरोसा था और मेरे ऊपर विश्वास बहुत करते थे। और कई जगह बार ऐसा होता था कि जहाँ मुख्यमंत्री के प्रतिनिधित्व करना रहता था, या जिन बैठकों में मुख्यमंत्री को जाना रहता था, उनके भी यहाँ पर प्रायः मुझे ही भेजा करते थे भारत सरकार की बैठकों में। अच्छा। तो ये उनका एक भरोसे का ही वो था। तो सर, ये भरोसा टूटा कहाँ? कैसे ये फैसला आपने लिया कि अब यहाँ से हमें अपने रास्ते अलग करने हैं, मुलायम जी के रास्ते अलग होंगे? नहीं, ये सच्चाई ये है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये मुझे कभी ऐसा भी निर्णय लेना पड़ेगा। लेकिन जो घटनाएं हुई वो आपसे भी परिचित हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश लोकसभा का चुनाव चल रहा था, लंबे समय तक मैंने बहुत आप तो मुझे लग रहा है 1-1.5 साल पहले से ही आप पूरी पार्टी मुझे हम लोग तो उस समय कवर करते थे, और लखनऊ जैसी भाजपा का गढ़ था, और यहाँ अपने को स्थापित करना एक बड़ी मेहनत किया, और लास्ट मोमेंट पर बिना मुझको बताए, और उस समय ये मुखिया थे, मुख्यमंत्री थे, वर्तमान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोग समाजवादी पार्टी के, उन्होंने मुझे, मैं लखनऊ शहर में भ्रमण कर रहा हूँ, लोगों के बीच जा रहा हूँ, और ये भी बताया था कि आपको पता ही नहीं था कि टिकट जो टीवी पे जब आना शुरू हुआ तब वो एक बड़ा आघात लगा। उसके बाद भी 1-2 घटनाएं ऐसी हुई, राज्यसभा का उसके बाद घोषणा हुई, मेरा नाम सारे अखबारों में आ गया, समाजवादी पार्टी से निर्देश आ गया, आप कागज देंगे, मालूम हुआ कि दूसरे दिन नाम बदल गया। एक जैसा लगा कि व्यक्ति वो नेताजी का। अच्छा, फिर ये सब चीजें भी क्यों भाई, पार्टी का निर्णय है, जब हम पार्टी में हैं तो पार्टी का अनुशासन मुझे मानना था, भी सबको भी मैंने स्वीकार कर लिया। लेकिन आपने भी उसके बावजूद खुल के विरोध कभी नहीं विरोध नहीं किया आपने। उसके बाद जो पार्टी का प्रत्याशी था, उसके लिए जब हमसे कहा नेताजी ने कि आपको मदद, मैंने कहा तो करूंगा, जब मैं पार्टी में हूँ। और एक बात कहने, मुझे संकोच नहीं, बड़े दबाव मेरे ऊपर थे। उस समय भाजपा उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ उभर रही थी और सबको दिखाई पड़ रहा था, और हमारे ऊपर पूरा प्रयास था लखनऊ जैसा गढ़ कि मैं कहीं से किसी सीट से लड़ लूं और भाजपा नेतृत्व पा सकूं। लेकिन मैंने कहा ये मैं गद्दारी नहीं कर सकता, भले ही पार्टी ने मेरा टिकट काटा है, लेकिन मैं पार्टी के अनुशासन से बना हूं, और हम लोग इस पार्टी के संस्थापकों में से हैं। लेकिन जब 17 में मुलायम सिंह को हटाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चला, सारे विधायकों 700 ने हस्ताक्षर, मैंने कहा मैं नहीं कर सकता, मुलायम सिंह जी को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से हटाने के लिए मैं दस्तखत करूं, इससे तो अच्छा है कि मैं पार्टी छोड़ दूं। वो एक व्यक्तिगत फिर कारण ऐसे बन गए, जिसको लेकर फिर मैंने नेताजी से कहा, नेताजी अब इन परिस्थितियों में जब जिस तरह से आपका अपमान हो रहा है, हम लोग कैसे, तो उन्होंने कहा देखो वाजपेयी जी, हम लोग बहुत लंबे साथ रहे, लेकिन जब मेरी स्थिति ये है, मैं क्या कह सकता हूँ, तो तुम लोग अपने भाग्य का फैसला खुद ही करो, मैं इस पर। तो अगर सर ये कहें कि आपको आपकी ईमानदारी की सजा मिली पार्टी में, तो गलत नहीं होगा? निश्चित रूप से मैंने तो पूरी निष्ठा से मैंने पार्टी से कभी भी, और एक बात बता दूं, मेरे जीवन में कभी विश्वासघात नहीं किया राजनीति में। पार्टी में जिस पार्टी में रहा, पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी, किसी प्रलोभन में मैंने कभी अपने पार्टी के साथ, किसी विवादों में भी आपका नाम नहीं आया कभी? व्यक्तिगत मेरा किसी से कितना लगाव हो, कितना दुराव हो, लेकिन पार्टी का निर्णय सर ऊपर होता था। आप स्वयं हरदोई से परिचित हैं, कई बार प्रत्याशी हमारी
इच्छा के बिल्कुल विपरीत हो। बिल्कुल, हरदोई का तो सिनेरियो अलग है राजनीति का। तो लेकिन मैं पार्टी के नाते मैंने ईमानदारी से उनकी भी मदद की, उन लोगों की भी जो हमेशा मेरा बुरा करते थे। और ये कहा भी जाता है कि जो कभी आपसे मिलते थे, आपके साथ उठते बैठते थे, उनको बनाया आपने, और आज वो कहाँ है। और चलिए, वो तो इसी को राजनीति कहते हैं, शायद इसी को राजनीति कहते हैं। अच्छा सर, ये भी जानना चाहेंगे कि समाजवाद से बीजेपी तक का आपका जो सफर रहा है, तो क्या ये विचारधारा का बदलाव था या मौजूदा वक्त की राजनीति थी, कि उस समय जो राजनीति है उसके हिसाब से, या ये विचारधारा का बदलाव? देखो, विचारधारा का तो एक बात, सामाजिक जीवन में राजनीतिक दलों की विचारधारा तो मोरालेस सभी की होती है, जन कल्याण की, बहुत अंतर नहीं होता। कैसे उसका क्रियान्वयन होता है, इस पर अंतर होता है कि सोच में। जहाँ तक मेरा सवाल था, मैं समाजवादी पार्टी से विचारों से भी जुड़ा था, लेकिन व्यक्तिगत जब सम्मान पर चोट होने लगी और ये लगा कि मैं यहाँ पर सम्मानजनक सामाजिक जीवन नहीं जी सकता हूँ, तो मैंने पहले तो समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर के अलग हुआ। लेकिन उसके बाद सारे इष्ट मित्रों, कार्यकर्ताओं, सबका सहयोग हुआ कि अगर अभी या तो सार्वजनिक जीवन से हम बिल्कुल रिटायर हो जाएं, नहीं तो कुछ करना है। तो उस समय तत्काल एक राष्ट्रवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के रूप में राष्ट्रव्यापी जिनका सोच थी, तो मुझे लगा कि इस पार्टी के साथ काम करना। तो मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और भारतीय जनता पार्टी ने मुझको सम्मान भी दिया। मुझे पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने पूरा सम्मान दिया और मुझे जो काम करने का अवसर मिला, आज भी पार्टी के कार्यक्रमों में जहाँ कहीं भी मुझे उपयोगिता होती है, मैं पूरी निष्ठा के साथ करता हूँ। अच्छा, ये कहा जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, उनके बहुत करीबी हैं आप, बहुत ज्यादा लगाव है उनसे। नहीं, उनका आशीर्वाद है मेरे साथ। पार्टी में अगर आशीर्वाद न होता तो शायद मैं इतनी जल्दी आया था, तुरंत राज्यसभा न मिलता। और राज्यसभा के बाद भी पार्टी ने हमको तो मुझे उस तरीके की शिकायत नहीं है। नेतृत्व ने हमको बहुत स्नेह दिया है, सम्मान दिया है, उसके प्रति मैं आभार, और पार्टी के लिए मैं पूरी निष्ठापूर्वक जो बन सकता है उसे मैं कर भी रहा। सर, आपने उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की राजनीति के दशकों का इतिहास देखा है, तो क्या मानते हैं कि आज का दौर और वो दौर, सबसे बड़ा चेंजेस राजनीति में क्या देखते हैं, सबसे बड़ा बदलाव जो राजनीति का हुआ है दशकों में? देखिए, इसको दलीय राजनीति से अलग हट करके अब मूल्यों का बड़ा परिवर्तन आया। अब राजनीति बहुत ज्यादा व्यक्तिगत स्वार्थों से प्रभावित हो गई। उस समय ज्यादा चिंतन समाज के लिए, सामाजिक सोच के लिए। उस समय व्यक्ति, राजनीति में काम करने वाले लोग अपने और अपने परिवार तक सीमित नहीं थे। उनके सामने एक व्यापक क्षेत्र हुआ करता था, जिस क्षेत्र में वो काम करते थे वहाँ के लोगों के। और आज हम लोगों की सारी सोच हमको अपने व्यक्तिगत परिवार के लिए, भविष्य के लिए हम जो कुछ मिलना है उसे हम, तो जो कार्यकर्ताओं में नेता के प्रति जो भाव होना चाहिए उसका अभाव। पहले कार्यकर्ता नेता का रिश्ता बड़ा प्रगाढ़ होता था और कार्यकर्ता प्राथमिकता होती थी नेता की। नेता को अगर कुछ हाथ में उसको देना है तो पहले वो कार्यकर्ता को देता था, बाद में अपने बेटा बेटी को। और आज की राजनीति इसका चलन ज्यादा हो गया है, जो कुछ है वो परिवार में ही सिमट के रह जाए। आपने कभी नहीं सोचा कि परिवार को भी राजनीति में लाए, जो कि आजकल तो परिवारवाद राजनीति में सबसे ज्यादा है? आप देखो, 50 वर्ष की मेरी राजनीति है और मेरे परिवार का कभी कोई ग्राम प्रधानी तक मेरे नाम से नहीं लड़ा हो, न मैंने लड़ने के अनुकूल, क्योंकि राजनीति हमने सामाजिक जीवन में जो समय दे, सामाजिक जीवन में जो काम करे, निष्ठा हो जिसकी, उसी को ही अधिकार है कि सामाजिक जीवन के जो पद हैं या जो भी जिम्मेदारियां उनको लेने का। केवल परिवार के नाते मेरा बेटा बेटी है इसलिए उसको विधायक बनना ये उचित नहीं है। और यही हो रहा है। अभी विचारधारा की आपने बात की, नेताओं की भी अगर बात करें कि पहले के नेता और आज के नेताओं में कितना अंतर है, किसी पार्टी विशेष की बात नहीं, जनरल राजनीति की। नहीं, बहुत अंतर है। तब राजनीति में आजकल कोई छोटा नेता बिना चार्टर प्लेन के चलता नहीं। आजकल कोई नेता जिसके साथ लंबी फ्लीट न हो, पीछे मुड़मुड़ कितनी गाड़ियां हैं। और तब के नेताओं में सब नहीं था, बस मिल गई तो बस पे बैठ गए, ट्रेन पे बैठ गए, जाना है पहुंच जाना है, बस से उतर गए। और उसमें उनका गौरव होता था, कहीं सम्मान में कमी नहीं होती थी। और अगर आज नेता के साथ बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला ना हो तो नेता जाएगा नहीं, निकलेगा नहीं। तो ये अंतर है, बड़ा सोच में बड़ा परिवर्तन आया है। तो ये मानते हैं कि पहले विचारों की राजनीति होती थी, व्यक्ति की अहमियत को देख कर राजनीति, विचारों की राजनीति, सेवा की राजनीति, सादगी की राजनीति, वैभव और उसकी राजनीति नहीं थी। आज राजनीति वैभव और प्रदर्शन की राजनीति है। चेहरे को देख कर वोट दिया जाता है। पहले
कौन सी पार्टी अच्छा काम कर रही है, किसने किया है, वो नहीं, पहले ये देखा जाता था ना आप चेहरा, कौन सा चेहरा है, कौन। बताऊं ना कि मेरा चुनाव जनता लड़ती थी, मुझे कभी नहीं लगा कि चुनाव के लिए पैसे की जरूरत होती। अगर आप 5 साल जनता के बीच ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो चुनाव में फिर आपको पैसे की जरूरत नहीं। और जो करोड़ों खर्च करके चुनाव जीत करके आते हैं, इसका मतलब उन्होंने जनता के बीच जनता की सेवा नहीं की, इसलिए उसका वो जो है पैसे से उसकी पूर्ति करने का काम कर रहे हैं। और हमने तो जो भी चुनाव लड़ा छोटे छोटे अमाउंट से, कभी 12,000, कभी 40-25,000। सबसे कम अमाउंट का चुनाव कौन सा? 12,000 में पहला चुनाव 12,000 रुपए, दूसरा चुनाव 25,000, तीसरा 40,000 में। कभी अरे होता क्या, सारा कार्यकर्ता सब काम अपने आप, साइकिल उठाई, साइकिल झंडा बांधा, पर्चा 1,000 पर्चा छपवाए, 4 गांव बांटा है, मिला है। अब वो कार्यकर्ता भी नहीं रहे। कार्यकर्ता नहीं, आप कार्यकर्ता देख रहे हैं आपके वैभव को देख करके कि आपके पास विधायक बनने से पहले आप क्या थे। लेकिन कार्यकर्ता जो आज के हैं सर, हम लोग जो फील्ड में निकलते हैं, उन लोगों से बात करते हैं ना, वो भी अपने आप को थोड़ा ठगा सा महसूस करते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि जिनके लिए वो पब्लिक के बीच जा रहे हैं, जिनके लिए वो प्रचार कर रहे हैं, वो तो ठाठ से है ना। लेकिन कार्यकर्ताओं रात चौगुना उनकी संपत्ति बढ़ती जा रही है। और कार्यकर्ताओं को भी लगता है कि जो आजकल जो गठबंधन होने लगा है, किसी को भी पार्टी में दल बदल की राजनीति हो गई है, तो कार्यकर्ता भी इन सब चीजों से थोड़ा सा हताश रहता है। मैं एक बता दूं आपको, 50 वर्ष की राजनीति में मैंने एक कच्चा बीघा भी जमीन कहीं देश में नहीं खरीदी। आज तक क्या कोई ऐसा जिसने कहीं कभी रजिस्ट्री ऑफिस जाने का अवसर नहीं मिला कि मतलब तो जो था पैतृक है उतना ही है, उसको बढ़ाने का भी नहीं। तो कभी सर ऐसा लगा नहीं कि आजकल बड़े बड़े लोगों की कोठियां होती हैं, एक नहीं एक शहर में कितनी जमीनें, कितने बड़ा बड़ा, और खुद जो उनका पैतृक जगह, क्योंकि आपका भी हमने पैतृक निवास देखा है हरदोई का, वो भी अभी भी उसी तरह से जो 50 साल पहले का जैसे बना हुआ। तो कभी महत्वाकांक्षाएं नहीं रही राजनीति में आपकी? अब नहीं, लेकिन मन में रहा कि हम जो दायित्व जनता ने सौंपा है, लाखों लोगों का विश्वास है, उस विश्वास में खरे उतर। परिवार से नहीं कभी प्रेशर मिला घर में, किसी ने कहा कि आप भी? मेरी पत्नी भी लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थी। अच्छा। तो मुझे उससे सहयोग मिल जाता था, जो हमको विधानसभा से तनख्वाह मिलती थी, वहाँ से गांव से गेहूं चावल आ जाता था। तो इस तरीके से बच्चों ने या घर में किसी शिकायत है कि पापा आप बताइए, उनके बेटे तो आता है उनके मन में, लेकिन आपकी राजनीति का तरीका ही अलग था। बिल्कुल हाँ, सही कह रहे हैं। बिल्कुल सर, हम लोगों ने जैसे जो हमारी जनरेशन है, हम लोगों ने अटल जी को सुना है, देखा भी है। आडवाणी जी को तो हालांकि अभी भी वो स्वस्थ हैं, ईश्वर करे आगे भी स्वस्थ रहे। मुलायम सिंह जी को भी देखा है, करीब से देखा, आप जैसे नेताओं को करीब से देखा है। लेकिन जो आज के नौजवान हैं, वो सिर्फ किताबों में इनको पढ़ते हैं और बहुत इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं। उनके लिए बस अटल जी एक नाम है या मुलायम जी एक नाम है। उन्होंने उस दौर को चूंकि देखा नहीं, उनके संघर्षों को देखा नहीं, सभी नेताओं की बात करें तो। क्या मानते हैं कि आज की राजनीति में, जो उस समय उनके हम लोग भाषण सुनते थे, अटल जी कई बार हमने सुना उनके संसद में भाषण को कि वो विपक्ष की भी तारीफ करते थे, अगर कोई पार्टी अच्छा कर रही, किस नेता को मुलायम आजाद शत्रु कहे जाते थे, अजात शत्रु कहे जाते थे। मुलायम जी की कई बार उन्होंने तारीफ की, मुलायम जी ने खुद अटल जी की कई बार तारीफ की। लेकिन आजकल जो राजनीति में जो मर्यादा, शब्दों की मर्यादा तार तार हो रही है, कष्ट होता है आपको? बहुत कष्ट होता है, बहुत। संसदीय लोकतंत्र में इस तरीके की भाषा कहीं पर भी स्वीकार्य नहीं हो सकती। हम विचारों का हमारा प्रतिरोध हो सकता है, हमारी नीतियां अलग हो सकती हैं, लेकिन व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होती। हम एक दूसरे का सम्मान करें, और संसद और विधानसभा इसलिए बनी है कि हमारे विचारों की हम वहाँ पर अपना आदान प्रदान करें, हमारे जो विचार हैं उनको प्रभावी ढंग से रखें, बजाय एक दूसरे के प्रति इतनी कटुता, गाली गलौज, अमर्यादित भाषा, अमर्यादित आचरण। इससे क्या नई पीढ़ी सीखेगी? आज का जो नेतृत्व अगर जिस तरीके से लोकसभा के अंदर बहस होती है, बजाय बहस के जिस तरह से व्यक्तिगत आक्षेप हो रहे हैं, ये कभी नहीं सोचे गए थे। और ये सबसे सम्मानित पद राष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, प्रधानमंत्री, सबके प्रति क्या किस सबके लिए ऐसे शब्दों में नेता प्रतिपक्ष के जो देश का विपक्ष का नेता प्रधानमंत्री के समतुल्य उसको सम्मान दिया जाता है, और वो व्यक्ति की भाषा इस तरीके की हो तो क्या आचरण होगा? और ये मैं समझता हूँ ये लोग अमर्यादित जो आचरण है लोकतंत्र के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस पर कहीं न कहीं समाज को गंभीर इसका नोटिस लेना चाहिए। ऐसे नेताओं को बिल्कुल केवल अदालत से नहीं, समाज को भी इस पर नोटिस लेने की आवश्यकता है कि लोग इस तरीके का आचरण कर रहे हैं। हम लोग विधानसभा में विपक्ष की पार्टी पर या जो सत्ता की पार्टी रहती तो पुरजोर हमला करते थे, लेकिन सदन के बाद हम लोग एक दूसरे से मिलते थे, जनता की समस्याओं को लेकर जिसकी सरकार होती तो उनके पास जाते थे, उनसे उनका समाधान कराते थे, और कभी व्यक्तिगत कटुता नहीं रही। एक दूसरे के सुख दुख में कोई बीमार पड़ा है, भले ही सत्ता दल का है, हम लोग सबसे पहले उसे देखने जाते थे, उसके बाद सद्भाव रखते थे, लेकिन व्यक्तिगत नहीं।
यानी हमारा वैचारिक मतभेद होता था, लेकिन कभी मनभेद नहीं हुआ कि हमारे दुश्मन हो जाए विपक्षी। लेकिन आज की राजनीति में जो व्यक्तिगत कटुता बढ़ती जा रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। सुनते होंगे भाषण भी कई लोग, नए नए नौजवान जो नेता हैं, युवा, वो ऐसे तो शब्दों का प्रयोग करते हैं, बड़ा कष्ट होता होगा सर। बिल्कुल निश्चित कष्ट हो रहा है। और इस कहाँ जा रहा है लोकतांत्रिक सबसे ज्यादा मर्यादित व्यवस्था लोकतंत्र की होती है, जहां हम लोग आमने सामने बैठकर अपने विचार रखते हैं और विचारों संवाद के जरिए समस्याओं का समाधान करते हैं। अब संवादहीनता होती जा रही है और कटुता बढ़ती जा रही है। बजाय लोकसभा में, विधानसभा में बैठकर एक एक बहस विषय पर चर्चा करें और चर्चा करके उनका समाधान सामूहिक रूप से खोजें, इसके बजाय सदन को चलने नहीं देना, सदन में हंगामा करके बाहर निकल आना। काम होना है सदन के अंदर और वहां सदन चलने नहीं देना, बाहर आकर के खड़े होकर के नारेबाजी करना। ये क्या मतलब रह गया? अरबों रुपया खर्च होता है तब लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभाओं के चुनाव पर कितना पैसा पब्लिक एक्सचेकर का बर्बाद होता है, उसके बाद कितने घंटे लोकसभा चलती है, कितने घंटे विधानसभा चलती है। पहले था कि 90 दिन से कम विधानसभा नहीं चलनी चाहिए, और आज विधानसभा के चलने के दिन कितने? लोकसभा में चलने के 120 दिन लोकसभा चलती थी, आज लोकसभा कितने दिन चलती है? और जब चलती भी है तब बहस नहीं होती, तब विपक्ष खाली हंगामा करके बहिर्गमन कर जाता है। तो ये सब चीजें, इनसे क्या सीख होगी? कैसे लोकतंत्र हमारा परिपक्व होगा, मजबूत होगा? ये चिंता का विषय है। इस पर समाजशास्त्रियों को सोचना चाहिए और जो हमारे देश के जनमानस को भी विचार करना चाहिए। जिन लोगों को सदन की चर्चा में हिस्सा नहीं लेना, कम से कम ऐसे लोगों को सदन में भेजने की आवश्यकता नहीं, जनता उनका बहिष्कार करे। सर, मोदी जी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? एक बात कहने में ये संकोच नहीं, इसको आप चाटुकारिता में नहीं जाए। मोदी जी के कार्यकाल को मैं देश के लोकतांत्रिक इतिहास का स्वर्णिम युग कहूंगा। अच्छा। आज देश को आवश्यकता थी मोदी जी जैसे नेतृत्व की। आज मोदी जी ना होते, देश जिस तरह के संकटों से घिरा हुआ था, चाहे आर्थिक मोर्चे पर हो, चाहे सामरिक मोर्चे पर हो, चाहे हमारी वैदेशिक नीति हो, कूटनीति के मोर्चे पर हो, सारी जगह पर हम धीरे धीरे पिछड़ते जा रहे थे। जिस तरह से छोटे छोटे देश हमको आंख दिखाने का काम कर रहे थे और हम सामरिक दृष्टि से उनसे समझौता का, आज देश सशक्त हुआ है हर क्षेत्र में। हमारी चाहे रक्षा संपदा की दृष्टि से देखें, जो हमने डिफेंस में जितनी मजबूती हासिल करने का काम किया है, डिफेंस प्रोक्योरमेंट जो किया है जिन अस्त्रों का, इससे पहले कभी नहीं था। आज बड़े बड़े सौदे हुए हैं जिसमें हम देश की सुरक्षा को हमारी प्राथमिकता रही है। और देखिए, जब देश सामरिक दृष्टि से मजबूत होता है तब सारी दुनिया उसकी बात को सुनती है। वो आज जब देश सामरिक दृष्टि से मजबूत हुआ है तो आज भारत अपरिहार्य हो गया है और मोदी जी का सम्मान के माध्यम से देश का सम्मान बढ़ा है। कूटनीति के क्षेत्र में भी आज मोदी जी की पहल से देश का गौरव बढ़ा है, देश का सम्मान बढ़ा है। आप आर्थिक दृष्टि से भी देखें कि आज जिस तरीके से हमारी तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था हो गई है और धीरे धीरे हम विस्तार कर रहे हैं। ये जो संकट का समय आया है, जो ईरान अमेरिका की लड़ाई जरूर इससे हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, लेकिन सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत की थी। तो ये हमारे नेतृत्व का, और जिस तरह से आज राष्ट्रवाद स्थापित हुआ है, हम भारतीय होने पर गर्व महसूस कर रहे हैं। ये भी एक बड़ा युग परिवर्तन है कि जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति के चलते देश का जो भविष्य अंधकार में जा रहा था, उसको कहीं न कहीं रोक लगी है। तो मैं समझता हूँ हर दृष्टि से भारत सशक्त हुआ है, और इसका तो पैमाना आपके भी बहुत सारे परिचित रिश्तेदार भाई बहन विदेशों में होंगे, वो इस बात को कहते होंगे कि आज हमारा सम्मान, जो पहले भारतीय कहकर के लोग हेय दृष्टि से देखते थे, आज भारतीय कहने पर समाज में उनका सम्मान बढ़ा, सारी दुनिया में भारतीयों का सम्मान बढ़ा है। तो ये मोदी जी के नेतृत्व का ही एक कमाल है। और जिस तरह से मैं समझता हूँ, अगर ये नेतृत्व, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि कम से कम भारत को ये मजबूत नेतृत्व रखने, कम से कम 1-2 दशक तक और बनाए रखें, ताकि देश दुनिया के विकसित देशों में अपने को स्थापित कर सके। सर, मौजूदा समय में जो देश जिस संकट से जूझ रहा है, जो एक वैश्विक संकट से जूझ रहा है, मोदी जी ने भी अपील की है उसके लिए कि हम सबको कैसे कैसे बचाना है देश को, और हमें क्या क्या छोटी छोटी चीज़ों को कंट्रोल करके हम देश को बचा सकते हैं। आपको लगता है मोदी जी की अपील वाकई में असर करेगी, और अगर मोदी जी जो है इस बड़े संकट से देश को उबार पाएंगे? देखिए, बहुत सारी चीजें प्रतीकात्मक भी होती है। मोदी जी की अपील का देश पे प्रभाव पड़ा है। कोरोना काल में जब उन्होंने थाली बजाने की बात कही, सबने बजाई, घर में सबने बजाई। जब उन्होंने कहा मोबाइल से रोशनी करने का, तो उस समय सबने किया, और उसका नतीजा हुआ कि इतनी बड़ी वैश्विक आपदा से, यानी सारा दुनिया जूझ रही थी,
भारत उससे ऊपर करके आया, अपनी वैक्सीन बनी, हमने अपने लोगों को सुरक्षित किया और दुनिया के तमाम देशों में वैक्सीन दे करके उनके जीवन की रक्षा की। और आज जब फिर एक वैश्विक आपदा आई है तो मोदी जी की अपील का प्रभाव है। आपने देखा कल की ही घटना है कि लखनऊ में यहाँ के हाई कोर्ट के जज, डिस्ट्रिक्ट जज और सारे जितने जुडिशियल ऑफिसर थे साइकिल पर बैठ करके कोर्ट गए। तो ये धीरे धीरे चीजें होती, इनका संदेश जाता है। और इसका सबसे बड़ा बात यह है कि मोदी जी के कहने का उद्देश्य जहां तक हो सके जिन चीजों पर हमारी विदेशी मुद्रा खर्च होती उनका हम कम से कम इस्तेमाल करें। और अगर ये भाव धीरे धीरे लोगों के मन में आ रहा है, क्योंकि ये आपदा केवल उत्तर भारत की नहीं है कि जो मोदी जी के कारण उत्पन्न हो गई, ये वैश्विक आपदा है। और इसमें हमारा जो विदेशी मुद्रा कोष है, जब चीजों को हम वहां से आयात करते हैं तो हमें उसे विदेशी मुद्रा देनी पड़ती है, तो उसको बचाने की आवश्यकता है। तेल में, गैस में और दूसरी चीजों में, उसको हम दवाओं में, तो उसका कम से कम उपयोग हो। जितना बचत कर सकते हैं उतनी हमारी विदेशी मुद्रा बचेगी। तो मैं समझता हूँ इस दिशा में प्रयास होना चाहिए और मोदी जी की अपील जो है वो राष्ट्र की अपील है और इस सबको और उसका प्रभाव भी रहेगा, ऐसा मुझे मानना है कि मोदी जी की विश्वसनीयता है और नेता वही होता है जिसकी देश में विश्वसनीयता होती है। सर एक सवाल आपके क्षेत्र से भी लेंगे, हरदोई क्षेत्र से हैं आप, और चूंकि मैं भी हरदोई से हूँ और बचपन से मैंने भी हरदोई को देखा है और आपने तो मुझसे ज्यादा समय दिया है हरदोई को। जहाँ तक मैं समझती हूँ कि लखनऊ जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की, अब स्मार्ट सिटी की दौड़ में सबसे आगे हो रहा है। कुछ ही दूरी पे हरदोई है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, लेकिन विकास उतनी तेजी से हुआ नहीं हरदोई। बड़े बड़े नेता दिए हरदोई ने, तो उसके पीछे कारण क्या मानते हैं? हरदोई का विकास जो रुका हुआ है, अब तो हालांकि कई प्रोजेक्ट आ रहे हैं लेकिन बहुत समय लग गया हरदोई। वो कहावत है ना कि जनाब आते आते बहुत देर कर दी। ये बिल्कुल आपका सही प्रश्न है कि राजधानी लखनऊ से नजदीक होने के बाद भी हरदोई बड़ा उपेक्षित रहा। थोड़ा बहुत जो विकास हुआ भी औद्योगिक विकास और छठीला तक सीमित रहा। हाँ। हरदोई में तो कोई बड़ा उद्योग लगा कुछ नहीं, न तो कोई ऐसा बड़ा प्रतिष्ठान आया, न कोई ऐसी चीज आई जिससे वहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलता। कारण रहा कि हमारी राजनीतिक जो चेतना थी, आपसी गुटबाजी में, एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे को अपमानित करने में, सारी राजनीति इसी में सिमट गई। तो ये नहीं चिंता हुई कि जिनके बीच हमें काम करने, जनता ने हमको जो विश्वास सौंपा है, इनका भी भविष्य हमें कैसे संवारना है, इन नौजवानों के लिए हमको कोई रोजगार के साधन बढ़ाने का भी नहीं सोचा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मेरा एक कार्यक्षेत्र पिहानी था, आप जानती है, पिहानी विधानसभा। पिहानी विधानसभा में मैंने व्यक्तिगत प्रयासों से 3 चीनी मिल लगवाए DSCL से। मैं जानता था सरकारी क्षेत्र की चीनी मिल बंद हो गई और उसके बाद गन्ना किसानों की स्थिति बड़ी खराब थी। तो मैंने व्यक्तिगत प्रयासों से श्री राम गुप्त से व्यक्तिगत मिल मिलकर जमीन का इंतजाम करा के 3 चीनी मिल पिहानी विधानसभा क्षेत्र में लगवाई। और आज उसका नतीजा हुआ कि आज पिहानी विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों लड़कों को काम मिला, किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हुई और आज पूरे क्षेत्र में कोई कच्चा घर नहीं मिलेगा, क्योंकि गन्ना बेच के सबने पक्के घर बना लिए। इसी तरीके से पिहानी में नवोदय विद्यालय हो, पिहानी में बड़ी बड़ी एजुकेशनल संस्थाएं और दूसरे, क्योंकि वो मेरा क्षेत्र था, उसमें मेरी जिम्मेदारी थी कि ऐसे कुछ काम हो जिससे लोगों को हित हो और लोगों के कल्याण के काम। तो वो मैंने प्रयास किए थे। जब नेता इस दृष्टि से प्रयास करता है, जब सारी राजनीति में होती है कि मेरे विपक्षी का दमन हो जाए, इसे बेइज्जत करा, इस पे झूठे मुकदमे लाकर इसे जेल में डाल दो, इसे कर दो ताकि दोबारा ये मेरे सामने खड़ा न हो सके, जब राजनीति इस पर केंद्रित हो जाती है तो विकास पीछे छूट जाता है। अच्छा सर, अब हम अपने पॉडकास्ट के उस लास्ट दौर में चल रहे हैं जहां पर हम एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। कुछ सवाल हैं जिनका एक शब्द में आपको त्वरित जवाब देना, और जवाब में तो आपका आसानी कोई नहीं है। ठीक है, तो शुरू करें रैपिड फायर। मुलायम जी या अटल जी? दोनों बड़े नेता थे। मुलायम जी का एक अपना अलग व्यक्तित्व था और अटल जी तो अजात शत्रु थे, उनके कोई चुसानी नहीं थी। दोनों बड़े नेता थे और देश के लोकतंत्र के दोनों रक्षक थे और दोनों के मन में सामाजिक जीवन में एक सा भाव था। सर, सबसे ज्यादा देश की राजनीति के लिए नुकसानदायक क्या रहा, पुरानी राजनीति या सोशल मीडिया की राजनीति? देखिए, देश को लिए सबसे बड़ा नुकसान तुष्टीकरण रहा। तुष्टीकरण के चलते देश की राजनीति काफी प्रभावित हुई। सोशल मीडिया से हम व्यवहारिकता से दूर हो जाते हैं। सोशल मीडिया का बड़ा उपयोग है, लेकिन हमको उसकी सच्चाई को स्थापित करना होगा, क्योंकि इससे हम सच्चाई से दूर हो जाते हैं और जो व्यवहारिक हमारा पक्ष है वो कमजोर हो जाता है। आपकी पहली पसंद क्या है, हरदोई या दिल्ली? देखिए, हम हरदोई तो हमारी प्राथमिकता रही है, हमेशा मेरी जन्मभूमि है और हरदोई का विकास मेरे मुझे अपनापन लगता है। लेकिन हरदोई की जनता के माध्यम से ही मुझे पहचान मिली, तो हरदोई तो हमेशा प्राथमिकता रहेगी। जो इमरजेंसी में जेल का दौर या चुनावी दौर, सबसे ज्यादा कठिन क्या रहा?
देखिए, दोनों की तुलना नहीं की जा सकती है, लेकिन दोनों कठिन दौर थे। इमरजेंसी का दौर भी बहुत कठिन था और ईमानदारी से जनता का नेतृत्व का निर्वहन भी एक कठिन दौर होता है। अगर जनता के प्रति आप सहिष्णु हैं और सही मामले में अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं तो आपको वहां भी बड़ा परिश्रम करना होता है और जिम्मेदारियों को अपने सर पे लाद करके चलना होता है। नेताजी मुलायम सिंह जी के साथ का सबसे यादगार पल आपका कौन सा रहा? मुलायम सिंह के साथ बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उनका अति विश्वास मेरे ऊपर, ये मेरे लिए हमेशा एक मेरी पूंजी रहेगा। क्या मानते हैं, राजनीति में दोस्ती सच्चाई है या सिर्फ जरूरत के लिए है? आज के युग में तो केवल जरूरत के लिए। भाषण देने में आपको सबसे अच्छा नेता कौन लगा अब तक राजनीति में? अटल जी के भाषण की कोई जोड़ नहीं था। कोई जोड़ नहीं है। अच्छा, चुनाव का कोई मजेदार किस्सा आपको कुछ याद है? कभी चुनाव रैली में गए हैं, कुछ ऐसा किस्सा जो आज तक आप भूले नहीं हो? नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं चुनाव के बाद का एक किस्सा आपको बता देता हूं। उस समय अशोक वाजपेयी विविध भारती के वो संवाददाता हुआ करते थे, बोला करते थे। अच्छा। तो मेरा क्षेत्र बड़ा पिछड़ा हुआ था, तो मैं क्षेत्र में मेरा कार्यक्रम लगा तो मैं गया, तो वहाँ की गांव के लोगों ने इकट्ठा कहा, भैया काल तो तुम दिल्ली से बोलते रहो, आज का चिलगाड़ी से आए गए। मतलब उनको अशोक वाजपेयी के समाचार सुनिए। हाँ। तो ये बात उनको, अच्छा, हाँ, ये इस तरह का भाव था कि मैं ही वो अशोक वाजपेयी हूँ जो वहाँ समाचार सुना रहा, तो आज मैं बिहानी में जनता के बीच हूँ। तो ऐसी चीजें बहुत सारी। बड़ा अच्छा। हाँ। अच्छा सर, एक शब्द में नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी तो उसका कोई विकल्प नहीं है। नरेंद्र मोदी इस देश की गौरव है और देश का भविष्य है। अखिलेश यादव, उन्हें बहुत कुछ सीखना है राजनीति में। योगी जी कर्मठ है, लेकिन जनता के प्रति उनको और संवेदनशील होना चाहिए। मायावती अनिश्चित व्यक्तित्व है। राहुल गांधी पे क्या कहेंगे? अपरिपक्व व्यक्ति है। मुलायम सिंह जी मजे हुए नेता। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगा कि इस समय आके अब लगता है कि अब राजनीति छोड़ दूं? कभी ऐसा लगा? एक बार राजनीति के तिकड़म से तो कई बार मन उबा है, लेकिन जनता की सेवा करने का मन में भाव हमेशा रहता है। आज भी मैं सुबह उठता हूँ, मैं देखता हूँ कि सवेरे लोग आ जाते हैं, जिनका मैं पूछता हूँ तो अपने विधायक से मिले, सांसद से मिले, बोले कोई मिलता ही नहीं। तो उनकी सब समस्याओं का समाधान उनके लिए वो हमें लगता है कि अगर ये मैं बंद कर दूंगा दरवाजा तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे। वो गरीब लोग आते हैं, मेरे पास कोई बड़े लोग नहीं आते, बिल्कुल गरीब, जिनका कोई सुनने वाला नहीं। बड़े लोगों की नेता लोग सुन लेते हैं, एमपी एमएलए क्षेत्र के जितने भी प्रतिष्ठित लोग या संपन्न लोग हैं उनके अच्छा संबंध रखते हैं। लेकिन वो बेचारे जो बेसहारा है वो सोचते हैं वाजपेयी के यहाँ जाएंगे जरूर सुनवाई होगी, तो कम से कम फोन तो हो जाएगा। तो मैं वो करता हूँ। वो ये मोह मुझे सार्वजनिक जीवन से अलग नहीं होने देता है। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ वो नेता मौजूद थे जिन्होंने अपनी बेबाक अंदाज से हर सवालों के बखूबी जवाब दिए, और मैं अगर अपने शब्दों में कहूं तो ऐसे नेता कम ही मिलते हैं, और हमें आने वाले समय में इन नेताओं को भी राजनीति की धरोहर ही कहा जाएगा, जिसे हमें सहेज के रखना होगा। और ये जिम्मेदारी आज के युवाओं की, आज के युवा नेताओं की है कि जो पुराने नेता थे, जो राजनेता थे, जिनसे सीख कर आज हम देश की राजनीति पर अपना परचम लहराने की बात करते हैं, उनसे हमें क्या कुछ सीखना है, उनके विचारों से क्या सीखना है। सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए राजनीति करना शायद उतना ज्यादा इम्पैक्टिंग नहीं होगा जितना विचारों को ध्यान में रखकर राजनीति करना। आप देख रहे थे पॉडकास्ट विश्रुति।